बनाने की मेरी है ना कोई इंटेंशन रहती नहीं है ना। काम की बात करेंगे तो डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखिए आप किसी भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं, if you are preparing for any kind of interview, whether it belong to the UPSC examination, PCS examination, IBPS examination, SSC examination, railway examination, doesn't matter। आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की इंटरव्यू की जब आप बात करते हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात करो, पीसीएस की बात करो, बैंकिंग सेक्टर की बात करो, रेलवेज की बात करो, किसी में बात करो, जो पहला जो प्राइमरी क्वेश्चंस इंटरव्यू से रिलेटेड होता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन, कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। कोई भी इंटरव्यूअर जो होता है, पूरा का पूरा जो इंटरव्यू का जो गेम प्लान बनता है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, ये एक ही चीज पे निर्भर करता है, मैटर करता है, और वो होता है कि आपका जो इंटरव्यू है ना, उसमें जो इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछा है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात पे रहेगा, इंट्रोडक्शन को किस तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन होता है और ये यूनिवर्सल लॉ है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो पहला इंप्रेशन होगा वही लास्ट इंप्रेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से इसको मैनेज करना है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इंटरव्यू जो जो स्टार्ट होता है ना, जो सेशन से स्टार्ट होता है, वो ज्यादा लंबा देर का नहीं रहता है, 10 से 15 मिनट का रहता है। उससे ज्यादा लंबा देर का कोई भी इंटरव्यू लेने में है ना इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसी में वो समझ जाता है कि इसको कितना मार्क्स हमको देना है, नंबर वन थिंग। तो सवाल ये होता है कि वो क्वेश्चन कैसे शुरुआत करेंगे आपसे। तो क्वेश्चन की पहले ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि इंट्रोडक्शन दो अपने आप का, है ना। यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ, नंबर वन थिंग। तो ये बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि देयर इज अ प्रोटोकॉल ऑफ हैंडलिंग एनी इंटरव्यू। कोई भी जो इंटरव्यू आप देते हैं ना या करते हैं, तो उसका एक सिंपल एक प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन अगर इंग्लिश में करा है, अगर इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन अगर इंग्लिश में करा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी आंसर यानी कि जवाब आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन हिंदी में करा है, तो ज़्यादा तेजालाल ना बने, है ना, ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कितनी अच्छी भी इंग्लिश आती है, डज़न्ट मैटर एट ऑल, ठीक है। अगर उसने हिंदी में पूछा है, देन यू विल हैव टू रिप्लाई द सेम इन द हिंदी लैंग्वेज। बात क्लियर है? तो अगर इंग्लिश में पूछ रहा है, तो आप इंग्लिश में बात करो, हिंदी में पूछ रहा है, तो हिंदी में बात करो, सिंपल फंडा है। कभी-कभी क्या होता है कि मान लो 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन वो इंग्लिश में पूछ रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, आप भी इंग्लिश में रिप्लाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। रैंडमली आप देखेंगे कि कोई एक पैनल आएगा, पैनल का एक मेंबर आएगा और वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन उठा देगा। तो जैसे ही वो हिंदी में क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि आपका माइंड एक सेट पैटर्न पे काम कर रहा है, तो आप उसका भी जवाब इंग्लिश में ही देने लगेंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ये हमेशा याद रखें। ये देखा जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी के आधार पे वो डिसाइड करते हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वो देखते हैं, अगर मैंने लैंग्वेज चेंज किया, तो आप भी लैंग्वेज बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, नंबर वन थिंग। ये हर एक इंटरव्यू का प्रोटोकॉल है, आपको फॉलो करना है। तो अगर उसने इंग्लिश में पूछा, आप इंग्लिश में जवाब दो, और अगर उसने हिंदी में पूछा, तो आपको हिंदी में ही जवाब देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें एक क्वेरी ये आता है, कुछ कुछ बच्चों का क्वेरी ये आता है, वो ये कहते हैं कि सर इन सेंस अगर मेरा तो इंग्लिश उतना कंफर्टेबल लैंग्वेज नहीं है, देन हाउ आई विल हैंडल इट, है ना। तो फिर मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा। तो इज़ अ वेरी ईज़ी वे, है ना, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। इसका एक सिंपल तरीका है कि अगर उसने इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछा है और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्टार्ट इंग्लिश में करिए। एट लीस्ट ट्राई टू स्पीक फॉर 2 to 3 सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कोशिश करें, है ना, टूटा-फूटा तो बोल ही लोगे यार, है ना। तो 2-3 लाइन कम से कम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, और 2-3 लाइन के बाद आप अपने मदर टंग पे आ जाओ, आप हिंदी पे आ जाओ, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो समझ जाएँगे, एट लीस्ट ही ट्राई, है ना। ही नोज़ द प्रोटोकॉल, और वो यही देखना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों ने मेंस निकाला है, मीन्स यू हैव अ नॉलेज, यू हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कांसेप्ट ये है कि अब उनका देखने का मकसद ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है? इसी मेन कांसेप्ट इंटरव्यू का यही होता है। सर्टेन चीज़ें जो हम आपके मेंस एग्ज़ाम में नहीं देख पाए, वो अब हम इंटरव्यू के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। अब वो सर्टेन चीज़ें क्या होती है जो नहीं देख पाते हैं मेंस एग्ज़ाम में? फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक व्यक्ति का, हर एक आदमी का अपना एक एटीट्यूड लेवल होता है। एटीट्यूड आप लोग वर्ड सुने होंगे, पर मैं आपको थोड़ा-सा डिस्क्राइब करूँ। इंटेंशन टू एक्ट, ठीक है? आपका एक्ट करने का इंटेंशन कैसा रहेगा, ठीक है? सोच कैसी रहेगी, मोटा-मोटी इसी को हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। तो वो देखने की कोशिश करते हैं कि आपका किसी भी पर्सपेक्टिव को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है, वो देखना, है ना? आपका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है बॉडी लैंग्वेज के लेवल पे, काम काम है या बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं या मीडियोकर लेवल पे, वो देखना उनका मेन मकसद होता है।
ठीक है, बोलने का तरीका कैसा है आपका, लहजा कैसा है, ठीक है, आई टू आई कॉन्टैक्ट आप बनाते हैं कि नहीं, ये तमाम तरीके की चीज़ें वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक वीडियो में नहीं होगा, ठीक है। तो आज जो हमारा वीडियो होगा, है ना, जो सेशन होगा, वो इस बात पे होगा कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया जाता है। और ये क्लियर कट फंडा है कि मेजॉरिटी जो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन उठता है, वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना? और वो बोलते भी इंग्लिश में ही हैं। 99% केसेज़ में वो आपसे यही बोलेंगे, ओके माय डियर यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है? सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने इंग्लिश में बोला, यू विल हैव टू रिप्लाई इन द इंग्लिश। अगर नहीं आता है, 2-3 लाइन आपको बोलना पड़ेगा, रट सकते हो, रटो, है ना? कुछ भी करो, लेकिन टूटा-फूटा ही बोलना है, पर बोलना पड़ेगा। और बहुत अच्छा आता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, तब तो दे ही दोगे, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छा इंग्लिश आता है तो रैंडमली देखना, वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन उठाएँगे 6-7 क्वेश्चन्स के बाद, और जैसे ही हिंदी में उठाएँगे, यू विल हैव टू स्विच ऑन, और यू हैव टू स्विच ऑन, है ना? और आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा हिंदी में, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो दोनों चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया जाता है। देखिए, देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ हाउ टू गिव द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ, ठीक है? आप अपना नाम बताएँ। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देते रहेंगे ना, वो एक पिन पॉइंट खोजते रहेंगे कि यहीं से मुझे कोई क्वेश्चन निकालना है, यहीं से मुझे कोई क्वेश्चन निकालना है, वो देखते रहेंगे, ठीक है? तो आप जिस तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे, उस तरीके से ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो रटाफिकेशन मार सकते हो, तो रटाफिकेशन मारो, जो कर सकते हो करो। ऐसा करो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे ना पूछ ले जिसका जवाब ही आपको नहीं आता और आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो इसका ख्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि पूरा का पूरा इंटरव्यू आप साइकोलॉजिकल पैटर्न समझो, आपके ही अकॉर्डिंग घूम सकता है वो, ये आप पर निर्भर करता है, ओके? तो अब मैटर पे आते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको जब भी बोला जाए तो उसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि पहला आप अपना नाम बताएँ कि आपका नाम क्या है, पूरे टाइटल के साथ, ठीक है? से फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपका एक्स-वाई-ज़ेड नाम है, आपको उसको बताना है, पहली चीज़। नाम बताने के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंडा होता है, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस शहर से बिलॉन्ग करते हैं। अगर आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, बोले कि मैं यूपी से हूँ और यूपी में मैं बनारस का हूँ या इलाहाबाद का हूँ या लखनऊ का हूँ या बिहार से हो तो पटना का हूँ, मुज़फ्फरपुर का हूँ, जहाँ का भी हूँ, सीतामढ़ी का हूँ, जहाँ का भी हो, आपको बताना पड़ेगा। अदर स्टेट के लिए बात बताना पड़ेगा। तो पहले आपको नाम बताना है। नाम बताने के बाद आपको बताना है कि आप किस शहर से बिलॉन्ग करते हैं और शहर में किस एरिया से आप बिलॉन्ग करते हैं, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़। इसको बताने के बाद आपको तुरंत स्विच ओवर करना है अपने फैमिली मैटर्स पे, कि आपके फैमिली में कौन-कौन है। आपको इस बात को डिस्क्लोज़ करना है। आपको बताना है कि पापा हैं, मम्मी हैं, 2 भाई हैं या बहन है तो बहन भी हैं, ठीक है? और जो पापा हैं, तो पापा क्या करते हैं, इतना ही तक रखना है। भाई क्या करता है, भाभी क्या करती है, भाई का बच्चा क्या करता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, यू विल हैव टू डिस्क्लोज़, नथिंग एल्स। उससे ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर सिबलिंग्स, दे आर इंटरेस्टेड इन योर पैरेंटल बैकग्राउंड। कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स होता है, इसलिए वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इस पे हम लोग डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे, जब हम लोग जैसे ट्रेनिंग सेशंस कुछ होता है तो मैं बताता हूँ, तो आप लोग के काम का नहीं है, बस आप इतना याद रखो। तो पापा हैं, मम्मी हैं, ठीक है? भाई-बहन हैं, ऐसा। और पापा क्या करते हैं, ठीक है? रिटायर्ड हैं, तो रिटायर हैं, किस पोज़ीशन से रिटायर हुए थे आपको बताना पड़ेगा। वो आपको बताना है, मम्मी है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, जो है आपको बताना पड़ेगा। फैमिली बैकग्राउंड जैसे ही खत्म हो जाता है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंडा आपको आता है, आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? इसमें 10th से आपको शुरू करना पड़ेगा कि 10th की एग्ज़ामिनेशन आपने दिया था, ठीक है? जिसमें आपको इतना परसेंटेज आया था और इस ईयर में आपने पास किया था और फलाने स्कूल से आपने इसको पास किया। ये आपको बताना है। उसी तरह 12th में जाना है, इस ईयर में आपने पास किया था, इतना परसेंटेज आया था और फलाने स्कूल से आपने 12th को पास किया था, ठीक है? देन आपको फिर बताना है अपने ग्रेजुएशन के बारे में कि मैंने इस ईयर में ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया था, इस ईयर में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरे को इतना परसेंटेज आया, ठीक है? और मैंने फलाने-फलाने कॉलेज से ग्रेजुएशन करा था, ठीक है? देन पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में आपको बताना है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में ये चीज़ किया, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट जैसे ही आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जब खत्म हो जाता है, देन यू विल हैव टू कम फॉर द एक्सपीरियंशियल प्रोफाइल। फिर आपको अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस सेक्शन को आप कट कर सकते हैं, अगर हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। अब एक्सपीरियंस कैसे नहीं? कोई अगर बोलता है देखो डम्ब बुद्धि मत बनो, ठीक है? बेवकूफ गधा वाला काम मत करो। दुनिया में ऊपर वाले का देन है कि बुद्धि दिया गया है, विवेक दिया गया है ना? उसका इस्तेमाल करें, है ना? एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा कोई होता ही नहीं है दुनिया में, ठीक है? साला पैदा लिए हो तो एक्सपीरियंस के साथ ही पैदा लिए, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड में कैसे एक्सपीरियंस होता है? यार ग्रेजुएशन में होगे तो कुछ प्रोजेक्ट किए होगे, कुछ तो किए होगे ना यार, तो तुम्हें बताना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में होगे, कुछ प्रोजेक्ट किए होगे, तुम्हें वो तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया। लाइव में काउंट नहीं होता है, बट तुमको तो सेक्शन ऐड करना है ना, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस पे लेवल पे तुम खींच सकते हो,
नंबर 1 थिंग, तो आप उसको बताएँ, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट होगा और आपने इंटर्नशिप किया होगा, ठीक है, तो आप इंटर्नशिप को ऐड करें, ठीक है। और वर्क प्रोफाइल अगर आपने काम कर रखा है, तो आप वर्क प्रोफाइल के बारे में बताएँ कि मैंने इस कंपनी में बाज़ाब्ते से मैंने काम किया। अब इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं, या तो आपने कंपनी में काम किया और इंटर्नशिप भी आपने किया, देन देयर इज़ नो एनी नीड टू डिस्क्लोज़ योर इंटर्नशिप पीरियड कि व्हाटएवर बी द टॉपिक्स रिगार्डिंग व्हिच आई हैव डन माय इंटर्नशिप, देयर इज़ नो एनी नीड टू डिस्क्लोज़ दीज़ थिंग्स। आप डायरेक्टली अपने वर्क प्रोफाइल पर आएँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि आपने किस में इंटर्नशिप किया क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जॉब कर रखा है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्टली आप एक्सपीरियंस की बात करें। क्लियर है? मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर आप किस शहर से हैं, ठीक है? उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, खासकर पापा और मम्मी के बारे में आपको बताना है कि वो किस पोस्ट पे थे, रिटायर किए, फलाना-ठिकाना। फिर आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड पे आना है, फिर आपको अपने एक्सपीरियंस सेक्टर पे आपको आना है कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है। नहीं है तो आपने इंटर्नशिप किया होगा, प्रोजेक्ट किया होगा, इसके बारे में बताना है। और आप हमेशा याद रखें, जैसे ही आप इस सेक्शन में आएँगे, आपसे क्वेश्चन उठाना वो तुरंत शुरू कर देंगे, आपके इंट्रोडक्शन को खत्म कर देंगे। देयर इज़ अ मच मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, बहुत बड़ी संभावना इसमें बन जाती है कि वो तुरंत ही क्या करेंगे कि भैया इंटरव्यू सेल्फ इंट्रोडक्शन रोको, अब क्वेश्चंस की बारी आ गई। तो जो भी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो, जो भी इंटर्नशिप के बारे में बता रहे हो, डिटेल में जाओ, देखो कि क्या किए थे। फर्जी ही बनाए हो, तो फर्जी को भी अब पढ़ो। फर्जी मतलब फॉर्जरी ही किए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अब उसको रीड करो। देखो कि क्या हुआ था, समझने की कोशिश करो। एक पेज में समरी बनाने की कोशिश करो कि क्या किए थे, उसको बनाओ और उसको उगल दो, रट्टाफिकेशन करो, उसको उगल दो, काम बन जाएगा। ये बात हो गई। देन लास्ट में जो आपका टॉपिक होगा, वो आपको बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है। आप इंटरेस्ट भी बता सकते हैं, हॉबीज़ भी क्या है। और मैंने एक सेशन में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट और हॉबीज़ में डिफरेंस क्या है, तो आप उसको देख लें। तो आप दोनों बताना चाहते हैं, दोनों बताएँ या आप हॉबीज़ ही बताएँ, ज़्यादा बेटर है। अब हॉबीज़ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो हॉबीज़ बता रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में नॉलेज ले लें। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि मेरा जो हॉबीज़ है, वो क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है या चेस खेलना है, तो यू विल हैव टू नो द टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ दीज़ थिंग्स। आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में कुछ क्रिटिकल चीज़ें होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना? समझ रहे हो? वो आपको पता समझ याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अ, उसी तरह फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल में सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़ है, आपको पता होना चाहिए, उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? गेम रिलेटेड नहीं है, कुछ और है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो, कुछ लोग कहते हैं मुझे बुक्स पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। हमेशा याद रखो, कभी ये मत बोलो मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, हमेशा ये बोलो स्पेसिफिक कि मुझे किस टाइप का बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। फ़िक्शनल, नॉन फ़िक्शनल, साइंटिफिक, चाचा चौधरी, चंपक क्या अच्छा लगता है, आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है? देन दे विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन्स ऑन दिस हॉबीज़, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलते हो मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अगर फ़िक्शनल नॉन फ़िक्शनल बुक पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो 2-4 राइटर का नाम रट लो कि ये फ़ेमस-फ़ेमस राइटर है सर, इसकी किताबें थी, मैंने इसको पढ़ा था एंड आई लव दिस थिंग्स, और इस किताब में ये वो कहना चाह रहा था। समरी कि वो ये कहना चाह रहा था, आपको इस तरीके से हॉबीज़ बताना है, ठीक है? सबसे आसान तरीका आप ये भी बोल सकते हो आज के डेट में कि सर मुझे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा हॉबीज़ है कि उससे मुझे बूस्ट अप मिलता है, ठीक है? मेरे काम को अच्छे से फिर करते रहने में। तो ये भी मेरा एक हॉबीज़ है, मैं इसको करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये भी आप बता सकते हैं, फिर वो आपसे पूछेंगे किसका सुनना बहुत अच्छा लगता है आपको? तो आप बोलोगे फलाने आदमी का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? एक्स, वाई, जेड किसी का भी आप नाम ले सकते हो, मुझे अच्छा लगता है। उसके बारे में कुछ बताओ, तो वो उसके बारे में पूछेंगे बैकग्राउंड। तो समथिंग आपको उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा-सा समराइज़ेशन करके आपको बता देता हूँ, क्लियर कट कि किस तरीके से यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन। नाउ लिसन एंड वेरी केयरफुली, ओके? आप देखो कैसे करना है। आपको बेस यही बोलना है कि पहले तो ग्रीटिंग कर देना, है ना? ग्रीटिंग तो नॉर्मल है यार, बिहेवियर पैटर्न है, इसको बताने की तो चीज़ है नहीं, बचपन से इंडिया के आदमी हो यार, कल्चर तो हमारे खून में बसा है, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते जो भी करते हो तो करना ही पड़ता है ना? तो ग्रीटिंग करना है एंड देन हाउ यू स्टार्ट, आई विल टेल यू। लिसन इट वेरी केयरफुली, ओके? आपको करना है ऐसे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, ओके? माय नेम इज़ अर्नव, माय नेम इज़ अर्नव आकाश एंड आई बिलॉन्ग टू द Bihar, I belong to the Bihar from Sitamarhi region, okay? And in my family background, I have two siblings, and both are elder to me, okay? And my father is a retired banking personnel. He retired from the assistant general manager from Bank of India. Okay. And my mama or my mummy is a housewife, and this is from the family background reason. Apart from talking about my educational qualification, I have completed my 10th examination from NSDB Public School through XYZ reason with XYZ percentage in XYZ year. And then after, I have done my 12th examination from XYZ school with XYZ percentage
in Falana year. Then after I enrolled myself in the BTech program in electrical and electronics engineering. Thereafter, I have completed my engineering degree in the XYZ year with XYZ percentage. And then after completing my graduation with the BTech background, I have enrolled myself in the MBA program in the XYZ stream, say for example, marketing stream or HR stream, whatever it may be, you'll have to specify. I have done my marketing stream the following years with the Folana percentage. Okay. And after completing my graduation in the BTech and it is in the electrical and electronics engineering, I have started my career as a full-time professional in one of the organization named SMS Limited. It is the Sancheti Group Limited, and there I was working as a engineer. Okay. Then after near about working for 1 year, I have switched to the another organization that is the Cables and the Conductors Limited, and there I get the new job profile with the new growth opportunities. That's why I have switched to another organization, and there I was working as a planning and a billing engineer. And then again, after working for 1 year, something like that, I got the opportunity to working in the Government of India organization under the contract, and the organization name is Electronics Corporation of India Limited. There I was working as a junior technical officer, and there I was. The project was very fascinating nature. That's why I joined that organization. The project name is EMSD project. That is the voting machine project, regarding all the aspects of the voting machine, like commissioning, testing, many things are there. And with the passage of the time, at the same time, I'm also preparing for the MBA examinations. However, by the grace of the God, I cleared the Central University Common Entrance examination, and I got the chance to do the MBA. And I thought it is a better way to get my career boost. It helped me to boost my career. That's why I have enrolled in the MBA program with the marketing or the HR perspective from the following colleges. And then after completing my MBA program, again I was working in one of the organizations. Say right now, currently that as I was at that time working in the Cadila Pharmaceutical. So you have to say, okay, I was working in the Cadila Pharmaceutical Limited as a trainer in a training and development division. I used to train the peoples and train trainings. I used to give training to the corporate trainings. Corporate trainings means the leadership trainings. Person who belong to the C-suite people like Chief Human Resource Officer, Chief Financial Officer, something like that. Along with the, I used to give training to the sales and the marketing managers. Okay, and then the behavioral trainings and the communication trainings and the computer applications training. These are my job profile in that organization. And right now, that's all from my from my experience background. And talking about my hobbies, sir. So I don't have much hobbies, but my major hobbies is reading the non-fictional books, and I love to read non-fictional books because as a trainer, it also helped me to boost my psychological way of the thinking, how to understand the people's psychology. So the book is the best way, and so it's at both it act both of the ways, and boosting my psychological aspect as well, and boosting my career aspect, and helping me in the what you can say, and helping me in the फलाने का ना मदर तो ये आपको बताना पड़ेगा. तो क्योंकि हॉबीज एक ऐसी चीज होती है जो यार आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू डिस्क्लोज. देन जैसे ही आप इन चीजों को बोल दोगे ना, देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू यू. फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, और वो क्वेश्चन ऐसी ऐसी जगह से पूछेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे अब आप इसको समझ देखिए. देखिए, जैसे ही आप बोलेंगे मेरा नाम ये है ना, और मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ. माय नेम इज अर्णव आकाश एंड आई बिलोंग टू द सीतामढ़ी बिहार रीजन. Okay, then they start asking question from this point कि भाई बताओ कि what are the famous places in the सीतामढ़ी, what is pivotal point in the सीतामढ़ी में pivotal point क्या है, what are those pivotal point, then you have to answer it. आपको बताना पड़ेगा कि क्या खास बात है आपके शहर. हर एक शहर का कुछ ना कुछ खास बात होता है. हमारे शहर का खास बात है कि सीता जी का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम सीतामढ़ी है. तो you have to say. Then they ask the questions कि भाई सीता जी का जन्म किस टेक्स्ट में है, किस टेक्स्ट में लिखा गया है. तो आपको बोलना पड़ेगा सर रामायणा में उनका है ना चर्चा किया गया है सर. देन वो पूछेंगे रामायणा किसने लिखा था यार, तो आपको बताना पड़ेगा फलाना आदमी ने रामायणा लिखा था. तो आप उसको बोलो ओके. आपके पापा रिटायर्ड बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं. बोले हाँ सर रिटायर्ड हैं. तो क्या करते थे, तो आपको तो फिर बैंकिंग के बारे में अच्छा खासा आइडिया होगा. बोला नहीं सर ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव टू मच आइडिया रिगार्डिंग द बैंकिंग पर्सपेक्टिव, बट आई हैव नियर अबाउट व्हाट अबाउट द बेसिक what you can say the basic things regarding the banking aspect. I know a little bit about it, not in-depth knowledge, but surface level I know it. So okay, then the last question from the banking sector. अब यहीं से देखो questions घूमना शुरू होता है. Then ask कि अच्छा बताओ यार बैंक में बैंक रेट क्या होता है, what do you mean by the bank rate? Then you have to answer it कि what do you mean by the bank rate. If you are comfortable of delivering the answer in the English with precisely, then deliver it. Otherwise you can switch over to the
इन द लैंग्वेज कि सर बैंक रेट ये चीजें हमारी होती है, तो यू हैव टू डिलीवर। देन दे कीप आस्किंग, ठीक है, वो और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, देन व्हाट इज सीआरआर, सीआरआर क्या होता है सर? अच्छा, इफ द सीआरआर इज दिस, देन हाउ इट विल इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे कैसे असर पड़ता है यार, एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल फ्रॉम द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, आपको बताना पड़ेगा। सो दिस थिंग्स आर। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपका ऑलरेडी जब आप जॉब कर ही रहे हैं, ठीक है, आप एमबीए किया, आपने जॉब किया, तो आप कर ही रहे हैं, तो फिर बैंकिंग सेक्टर में आने का सीन क्या बनता है? देयर इज़ नो एनी सेंस ऑफ कमिंग टू द बैंकिंग सेक्टर, है ना? क्योंकि यू हैव ऑलरेडी अ जॉब इन योर हैंड। So there is no any reason to come to the banking sector. So then you'll have to deliver the answer. We'll discuss these things in the another video session. Right now, try to understand how to frame the question. According to your introduction, you try to frame the question. So prepared it thoroughly. It is very important. तो आपको बताना पड़ेगा क्यों आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, देन एक क्वेश्चन उन्होंने, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था कि अगर आपको आज, आप इतने सारे आपने जॉब छोड़ा, पहले आपने एसएमएस में किया, फिर आपने कैपकॉम में किया, फिर आपने ईएमएसडी डिवीजन में आपने किया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ऑलरेडी आप काम किए, फिर आप कैडिला में ऑलरेडी आप काम कर रहे थे, फिर मतलब आप बहुत ज़्यादा जॉब स्विच करते हैं। तो बैंक में भी आने के बाद इफ यू गेट अ बेटर अपॉर्च्युनिटी देन यू आर गोइंग टू लीव द ऑर्गनाइजेशन, फिर तो आप मेरी संस्था को भी छोड़ के चले जाएँगे, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग द एम्प्लॉइज़ लाइक यू। देन यू विल हैव टू प्रिसाइजली आंसर दिस क्वेश्चन, कैसे आप उनको कन्विंस करें, एंड इसका बहुत आसान आंसर होता है, कुछ टफ नहीं है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, है ना? तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे, है ना, आप इसको ठीक करेंगे। तो ये आपको बताना पड़ेगा। एंड देन दे कीप आस्किंग रिगार्डिंग योर हॉबीज। आप देख रहे हो, जैसा आपने इंट्रोडक्शन दिया ना, वैसे ही वो क्वेश्चंस आपसे उठाएंगे, ठीक है। देन वो बोलेंगे हॉबीज में किताबें पसंद है, किस राइटर पे किताब बहुत अच्छा लगता है, देन यू हैव टू से मुझे रॉबर्ट कियोसाकी बहुत अच्छा लगता है सर, है ना। इवन दैट अपार्ट फ्रॉम द रॉबर्ट कियोसाकी मेनी अदर राइटर्स आर देयर, एडविन है सर, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड मेनी अदर राइटर्स आर देयर। आप तो नहीं होता है तो दो चार नाम रट लेना यार, इसमें क्या जाता है ना, उनकी किताबों को थोड़ा देख लेना, समझ जाओगे। किताब खोलना, उसका एक समरी पहले ही वो लोग लिख के रहता है, रट लाओ, काम खत्म हो गया, है ना। So you'll have to deliver the same. Then they begin to ask some मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर वो आपसे मार्केटिंग से कुछ अजीब-अजीब क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, और वो क्या पूछेंगे, विल डिस्कस इन ऑन द अनदर वीडियो सेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, एंड दिस इज द वे हाउ यू विल हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। इफ यू विल गो इन दिस मैनर इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू, ठीक। और जो भी आप बोलो उसको प्रिसाइज़ली आप रट लो कि भैया अगर यहीं से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आएगा और इसी तरीके से हमको डिलीवर करना है, नथिंग मोर दैन दैट। और इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं एक बार अब समराइज़ेशन बता देता हूँ कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है। पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर आप किस शहर से हैं आपको बताना है। बताने के बाद आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, खासकर मम्मी और पापा के बारे में। देन उसके बाद आपको बताना है आपके अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बाद आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, एक्सपीरियंस नहीं लिए हो, तो आपने इंटर्नशिप किया होगा, आप इंटर्नशिप के बारे में बताओ, ठीक है? आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किया होगा, आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, उनके बारे में पढ़ लेना क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे वो क्वेश्चन उठाएँगे ही उठाएँगे, नंबर 1 थिंग, ओके? एंड देन आप हॉबीज़ पे आओ और हॉबीज़ के बारे में आप पढ़ लेना, जो भी आप हॉबीज़ बोलना चाहते हो, ठीक है? तो यही था, ठीक है? और मैं लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है? कि कुछ भी अगर वो आपसे पूछेंगे ना, हॉबीज़ वगैरह जो भी है, तो वो देखना ये चाहते हैं। देखो एक बात आप समझो, भारत में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ टू मच अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, देयर इज़ नो एनी डाउट ऑफ इट। रिगार्डिंग ऑफ व्हिच दे ला कीप आस्किंग द क्वेश्चन टू यू, ठीक है? कि भैया क्यों आना है बैंकिंग? उनको भी पता है कि साला नौकरी नहीं है, तो जो नौकरी दे रहा है वहाँ पे आ रहा है, बट दे विल आस्क इट। तो आपसे एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन वही, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर मेरे पास नौकरी नहीं है, आप नौकरी दे रहे हो इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। यू कांट से सो। प्रैक्टिकल आंसर यही है, बट ये रीज़नेबल आंसर नहीं है, ये सही तरीका नहीं होता है आंसर देने का। सो आपको थोड़ा-सा पैटर्न बदल के आंसर देना पड़ेगा, और वही मैं आपको समझा रहा हूँ। वो देखना ये चाहते हैं कि आप में फाइटिंग स्पिरिट है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंजीनियरिंग किया या आपने जो भी किया, ठीक है? और आपको जॉब नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको ये दिखाओ कि आई एम कीप ट्राइंग, मुझे नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है सर, स्टिल आई एम ट्राइंग, है ना? एंड आई फर्मली बिलीव इन माय सेल्फ दैट वन्स अ डे विल कम दैट आई विल गेट द बेटर अपॉर्च्युनिटी, है ना? विथ माय ओन परसिवियरेंस आई विल गेट द बेटर अपॉर्च्युनिटी। तो आपको ये चीज़ें उनको दिखानी पड़ेगी कि यू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट। आपको ये दिखाना है, आपको ये नहीं दिखाना है कि हाँ सर, नौकरी नहीं लगा सर, नौकरी नहीं था सर, फलाना-ठिकाना कॉलेज अच्छा नहीं था सर, प्लेसमेंट ये सब आप नहीं कह सकते। आपको दिखाना पड़ेगा यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग फ्रॉम द डे व्हेन यू एंटर इंटो द कॉलेज टू गेट अ बेटर जॉब और टू स्टार्ट अ बेटर बिजनेस एंड समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर यू लाइक टू से, बट यू हैव टू से दैट यू आर अंडर द फाइटिंग स्पिरिट। यू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट विद यू, यू हैव अ एटीट्यूड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, दे वांट टू सी योर एटीट्यूड, इंटेंशंस टू एक्ट। आपको वो देखना चाहते हैं कि आपका इंटेंशन कैसा है किसी भी सिचुएशन के प्रति एक्ट करने का।
सो यू हैव टू शो देम कि आई हैव अ फाइटिंग स्पिरिट, है ना, मैं कर रहा हूँ और एक दिन मुझे हो जाएगा सर, एंड आई फर्मली बिलीव इन माई सेल्फ सर, आई हैव अ फुल फेथ, आई हैव अ फुल सेल्फ बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई कैन डू समथिंग बेटर फॉर माई लाइफ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, यही था इसके पूरे वीडियो में। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू शेयर वन थिंग कि फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आईबीपीएस मार्केटिंग ऑफिसर्स, ठीक है, रिगार्डिंग एनी कंटेंट और एनीथिंग, है ना, आप हमारे वेबसाइट पे आ जा सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम है learnersjungle.com, दैट इज learnersjungle.com। आप उस पे आए, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर से वो क्या क्वेश्चन उठाते हैं। मैं सर्टेन टॉपिक्स आपको बताऊंगा, आप उसको पढ़ लेना, दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली। You don't need to go in-depth analysis of the banking sector because you guys are going for the specialist officer, not as a probationary officer। तो कोई जरूरत नहीं है इन डेप्थ में जाने का, है ना। तो सर्टेन जार्गन्स में बताऊंगा, आपको उसको पढ़ लेना है, रन नहीं होता है तो रट लेना है और काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। देन थर्ड वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के क्वेश्चंस का, कि उसको कैसे हैंडल करते हैं। और फोर्थ, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होता है और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को हम लोग डिलीवर करेंगे। और वो ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है, क्यों बैंकिंग इंडस्ट्री, है ना, ऐसा क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री में जो आप आना चाहते हो। सेकंड क्वेश्चन, बैंक तो प्राइवेटाइज होने वाला है, तो क्या करोगे, प्राइवेटाइज प्राइवेट सेक्टर में आके तुम क्या करोगे, क्या फायदा होगा। तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो यू विल हैव टू डिलीवर इट, है ना, अच्छा पैसा इसी तरीके से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।